आदाब साथियों, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट, प्रेसिडेंट मुस्लिम शहर फाउंडेशन आपसे मुखातिब हूँ। आपने देखा कि जिस तरह से 8 अक्टूबर से इसराइल ने गाजा स्ट्रिप में रह रहे फ़िलिस्तीनी अरब पे जो हमले शुरू किए हैं, और वो इस नौइयत के हमले हैं कि उससे नस्लकुशी या जीनोसाइड की बू आती है। इसराइल का जो एक अहम मंसूबा है ग्रेटर इसराइल बनाने का और एक तरीके से फ़िलिस्तीनियों को पूरे फ़िलिस्तीन से बाहर कर देने का, ये उसी मंसूबे की तरफ उसके बढ़ते हुए कदम है। हमास ने हमले किए, ठीक है, 7 तारीख को जो उसने रॉकेट हमले किए इसराइल पे, उसके जवाब में जो इसराइल ने जिस तरह जाहिराना और वहशियाना तरीके से फ़िलिस्तीनियों को टारगेट करना शुरू किया है, वो बिल्कुल जंगी जराइम की तरह उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। यह वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएनओ क़याम में आया तो उसके बाद वॉर लॉज भी बनाए गए, ह्यूमैनिटेरियन लॉज भी बनाए गए, जिसके तहत ये तय हुआ कि अगर कोई दो मुल्कों के बीच में जंग होगी तो जंग के भी कुछ उसूल और जवाबित होंगे, और उस जंग में से सिविलियंस को किसी तरह से टारगेट नहीं किया जाएगा। या सिविलियंस की एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे पावर हाउस है, बिजली घर है, डैम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और मार्केट प्लेसेस वगैरह हैं, और या सिविलियंस की जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ सिविलियंस की आबादी है, उसको किसी भी तरह जंग के मैदान में नहीं घसीटा जाएगा और जंग से उसको बिल्कुल अलग रखा जाएगा। जो फौज के एरियाज हैं या जहाँ पे फौज मौजूद है, उसको अगर टारगेट करेंगे तो वो जंगी जराइम में नहीं आता। लेकिन जहाँ सिविलियंस के ऊपर अगर हमले किए जाए, जो निहत्ते सिविलियंस हैं जिनको इस जंग से कोई मतलब भी नहीं है, अगर आप उनको टारगेट करेंगे तो वो तो बिल्कुल वॉर क्राइम की शक्ल में आता है। तो इस सिलसिले में हमने ये सोचा कि ये जो जैसे मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है, मीडिया में बिल्कुल एक तरीके से पेड रिपोर्टिंग हो रही है। जो खबरें आप और हम देख रहे हैं अपने मुल्क में, यहाँ पर बैठ के मैं इंडिया की बात करूँ तो जितनी चैनल्स हैं उन्होंने अपने रिपोर्टर्स को वहाँ भेजा। आप देखिए, बहुत हंसी की बात है कि इन्होंने मणिपुर में तो अपने रिपोर्टर्स को किसी को नहीं भेजा। वहाँ 3-4 महीने से जो चल रहा है, वहाँ पे कत्लेआम चल रहा है, वहाँ के हालात जो हैं वो मीडिया ने बिल्कुल छुपा के रखे हुए हैं, वो कुछ नहीं दिखा रहे। लेकिन इसराइल में जो है सारे के सारे न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स पहुंच गए। तो अब ये कोई बताए कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, इनको सेफ पैसेज कौन दे रहा है, इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, वहां लड़ाई के जंग के मैदान में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जो इसराइल इनसे रिपोर्टिंग कराना चाहता है वो एक सेट करना चाहता है नैरेटिव के, वहां पे जंग जो हो रही है वो हमास वाले ही इसराइल के ऊपर बर्बरियत कर रहे हैं और इसराइल वाले कोई बर्बरियत नहीं कर रहे। इसराइल वाले सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। तो वही यहाँ के जो मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है वो भी एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है। इसराइल नैरेटिव सेट कर दिया, पूरी तरह चैनल्स को पेमेंट कर दिया उसने, और चैनल उस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। तो हमने, वैसे तो यूएनओ है, लेकिन यूएनओ को मैं अभी बाद में बताऊंगा यूएनओ किस तरह से एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन साबित हो रही है। जब से ये क़याम में आई है 1948 से यूएनओ बिल्कुल एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फिर भी यूएनओ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे सिविल मैटर्स के लिए कायम हुआ है, वैसे एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कायम किया है, जिसमें इस तरह के वॉर क्राइम्स वगैरह के मुकदमे जाते हैं और उसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसमें फैसला सादर फरमाता है। तो हमने एक ये कंप्लेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर होता है, जिसको एक कंप्लेंट भेजी जाती है और ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर इस कंप्लेंट्स को पूरी तहकीक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद वो जुर्म तय करते हैं और उसकी जो है फिर केस चल रहा है और उस केस के ऊपर वो अपना फैसला फरमाते हैं। किस तरह की सैंक्शन करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं किसी मुल्क के ऊपर, या उसके ऊपर कोई हर्जाना या कंपनसेशन, जो मजलूम है जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको कोई कंपनसेशन वगैरह दिलाने वाली बात होती है, सजा की बात होती है, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करता है। ये तो मेरी कंप्लेंट है और साथ में ये एक्नॉलेजमेंट भी उनका आ गया है कि उनके पास मेरी कंप्लेंट पहुंच गई है और अब इसके ऊपर ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अपना इस केस को रजिस्टर करके केस चलाएंगे। जहाँ तक यूएनओ की बात है, यूएनओ का क़याम आप लोग जानते हैं कि 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये पूरे आलम में, दुनिया में शांति और पीस कीपिंग की ड्यूटीज़ अंजाम देने के लिए कायम करी गई थी। लेकिन ये अब तक देखा गया है यूएनओ जो है, जितनी भी उनके मेंबर मुल्क हैं वो आपस में जब लड़ते हैं तो उनको भी रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। और इन्हीं जंगों में 1945 से लेकर अब तक यूएनओ ने, हमने ये देखा है कि यूएनओ ने बहुत सारे रेजोल्यूशन भी पास करे, लेकिन मुल्कों ने उस पर अमल नहीं करा और जंग लड़ते रहे। और इन जंगों के अंदर अब तक लाखों मिलियन लोगों ने जो है अपनी जान खो दी है या अपने घर से जो है बेघर हो गए हैं, देश छोड़कर उनको जाना पड़ा है। तो यूएनओ बिल्कुल फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन साबित हुई है। खासतौर पे 20वीं सदी की ये दूसरी दहाई में जो है इस तरह की अनगिनत लड़ाइयाँ, जंग हुई हैं,
या और अभी भी हो रही हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है या इसराइल का ये हमास वाला मामला है, और जिसमें हमें नजर आता है कि यूएनओ खामोश तमाशाई बना हुआ है। यूएनओ के यहाँ रेजोल्यूशन तो पास हो जाते हैं, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में हो या जनरल असेंबली में हो, रेजोल्यूशन तो पास हो जाते हैं, लेकिन यूएनओ अपनी नीतियों को लागू कराने में बिल्कुल फेल साबित हुआ है, वो इनइफेक्टिव हुआ है। और जिसकी मैं आपकी कुछ मिसाल बताऊंगा, कुछ जंगों का हवाला देता हूं कि किस तरह से इसराइल जो है मुसलसल हमले करता, इसका जो कब्जा है इसमें 1948 से शुरू हुआ, यूएनओ के सामने हुआ, 1948 में कब्जा हुआ फिलिस्तीन में, और आज तक वो बदस्तूर कब्जा जारी है, जारी नहीं है बल्कि इसराइल जो है अपना ऑक्यूपेशन, उसके अंदर अपना एरिया जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है। आज की डेट में फिलिस्तीन का 85% एरिया जो है वो इसराइल के कब्जे में आ गया है। वो इसराइल ने झूठ से, फरेब से, झूठे मुकदमों से, अनऑथराइज सेटलमेंट्स बना के, अपनी कॉलोनीज बना के वहाँ पे ज्यूज को बसाता चला जा रहा है, और अरब जो है अपनी जो उनकी जमीन है उससे बाहर होते चले जा रहे हैं। तो इसराइल का ऑक्यूपेशन 1948 से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, और इसमें फिलिस्तीनी पीपल उसी 1948 से बेचारे लड़ते चले आ रहे हैं। और इसको मैं कहूँगा कि इसराइल की एथनिक क्लेंजिंग है, एक तरीके से पूरी एक नस्ल को, एक पूरी आबादी को वहाँ से साफ करने का इनका एक मंसूबा है, ताकि इनका ग्रेटर इसराइल का जो एक ख्वाब है उसको वो पूरा कर सकें। तो ये उसकी तरफ इनका ये कदम बढ़ रहे हैं, और 1948 से बढ़ रहा है, और इनका साथ कौन दे रहा है, उसमें अमेरिका दे रहा है। यूएनओ में कितनी बार सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशंस पास हुए इसराइल के खिलाफ कि इसराइल को कंट्रोल किया जाए। इसराइल किस तरह गाजा में जो है ब्लॉकेट करता है, रसद की जो है पूर्ति नहीं होती है, उसके ऊपर भी रोक लगा देता है, वहाँ पर तिब्बी सहूलियत नहीं फराहम होती है, लोगों को परेशानी होती है, और किस तरह झूठे मुकदमे कायम करके अरब की ज़मीनों को छीना जा रहा है, क्योंकि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सारी गाजा का जो है वो सब इजरायली फोर्सेस के अंडर में आता है। वहाँ की जुडिशरी भी इजरायली फोर्सेस, इसराइल्स के पास है। तो किस तरह वहाँ पर अरब मुकदमे हारते चले जा रहे हैं, और अपनी ज़मीन जो है वो इसराइलियों के पास चली जा रही है। इसराइल वहाँ पे अनऑथराइज सेटलमेंट्स बना रहा है। यूएनओ के जो भी रेजोल्यूशन आता है उसको यूएस से जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो उसे वीटो कर देता है, और वो भी कोई भी ऑर्डर सिक्योरिटी काउंसिल का नाफिज नहीं हो पाता। इसी तरह कश्मीर डिस्प्यूट है, वो भी 1948 से चल रहा है, एक हिस्सा इंडिया में है, और पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ है उसका यूएनओ में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था, ना तो वो रेजोल्यूशन लागू कराने पा रहे हैं, और ना ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है, कश्मीर का जो तनाज़े है, वो भी अभी तक हल नहीं हो पा रहा। उसका नतीजा हमने देखा किस तरह आतंकवाद कश्मीर में फैला, कश्मीर किस तरह बर्बाद हुआ, और अब गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना दी है स्टेट्स को, वो एक अलग मसला है। लेकिन कश्मीर में जो आतंकवाद फैला वो सिर्फ इस वजह से फैला कि इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा चला आ रहा है, और यूएनओ उसमें हल कराने में पूरी तरह नाकाम रहा है। उसके अलावा आपने देखा कंबोडिया का सिविल वायलेंस हुआ, जिसमें खमेर रूस ने तकरीबन 25% वहाँ की पॉपुलेशन का जीनोसाइड कर दिया था, 1975-79 की बात है। तो उसमें भी यूएनओ कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद यूएस वियतनाम वार चला, बहुत लंबा लड़ाई चली, सारी दुनिया जानती है, तो उसमें भी यूएनओ नाकाम रहा। उसके बाद सोमालिया में, रवांडा में, सूडान में किस तरह के सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं 1990 से लेके अब तक अलग अलग मौके पे। और रवांडा में तो इतना हुआ है, रवांडा में तो 94 से चल रहा है, और वहाँ पे एथनिक जेनोसाइड इतना हुआ है, इसको कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं तो रवांडा में जो एथनिक जेनोसाइड हुआ है वो वहाँ पर हुआ है। उसके बाद अमेरिका का इराक के ऊपर इन्वेशन 2003 से 11 तक चला, उसमें यूएनओ बिल्कुल कुछ नहीं कह पाया। सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, यमन में सिविल वॉर चल रहा है 2014 से अब तक। हाल ही में आपको रोहिंग्या का देखा कि बर्मा में म्यांमार से किस तरह रोहिंग्या को नस्ल कुशी की गई, उनको वहाँ से निकाला गया म्यांमार से, तो उसमें भी यूएनओ खामोश रहा। फिर ईरान इराक की जंग हुई, अमेरिका ने आके बैठ गया अफगानिस्तान के अंदर। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें देखा आपने किस तरह यूक्रेन की सपोर्ट में नाटो आके खड़ा हो गया, इधर रशिया की सपोर्ट में इधर चाइना और ईरान और दूसरे ममालिक खड़े हो गए आके। किस तरह यूएनओ उसमें नाकाम रहा, वहाँ पे किस तरह बॉम्बार्डिंग हो रही है, किस तरह अटैक हो रहे हैं, एक साल के करीब होने को आ गया। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट 1947 से ही चल रहा है, तो इसमें यूएनओ पूरी तरह नाकाम हुआ है। यूएनओ के नाकाम होने की वजह भी यह है कि यूएनओ में जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उसमें कुछ जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास जो वीटो पावर है, उस वीटो पावर की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि वो कोई भी रेजोल्यूशन
नाफिज नहीं होने देते। दूसरी तरफ यूएनओ की जो है लीडरशिप जो है वो भी फेलियर हो गई है। यूएनओ का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कमजोर है। वहां पे भी डिसिप्लिन की और कमी है, इनएफिशिएंसी नजर आती है। साथ में फंड्स की भी कमी है। फंड्स, क्योंकि यूएनओ को जो फंड्स प्रोवाइड करता है, ज्यादातर फंड्स जो है अमेरिका प्रोवाइड करता है। तो अमेरिका आज की देश हालात में पूरी दुनिया का अकेला चौधरी बचा हुआ है। पहले दो होते थे, पावर बैलेंस हो जाती थी, यूएसएसआर होता था और यूएसए होता था, तो पावर बैलेंस हो जाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर इस तरह जंगें नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये जो अब जब से यूएसए अकेला चौधरी बन गया है, तो ये हर तरह के कोई भी कहीं का झगड़ा हो, किसी भी मुल्क का हो, ये उसमें अपनी टांग अड़ा देते हैं। असल में इनका एक मफाद भी है, फाइनेंशियल इनका अपना वो देखते हैं, क्योंकि ये वहां पे अपने हथियार भेजते हैं। यहाँ इन्होंने अपनी इतनी फौज खड़ी कर रखी है, एक तरीके से कहते हैं अपनी फौज जो है ठेके पे या किराए पर प्रोवाइड करा देते हैं कि वो दूसरे मुल्कों के लिए जाके इनकी फौजें लड़ती हैं, वहां पे अपना बेस बना लेती हैं और वहां पे उनको पैसा मिलता है उनकी प्रोटेक्शन, उस देश की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हथियारों की जंग है। और दूसरा करप्शन भी नजर आता है कि यूएनओ के पीस कीपिंग फोर्सेस कई मुल्कों में जाती हैं। ऐसी खबरें इत्तलात आई हैं कि वहां पे वो पीस कीपिंग फोर्सेस और यूएनओ के जो स्टाफ जाता है वहां पे करप्शन में मुलव्विस हो जाता है। वहां पे जो मुतासिर होते हैं उनको किसी तरह की सहूलियत फराम कराने के लिए वो उनसे पैसा मांगते हैं कि आप हमें कुछ पैसा देंगे तो हम आपको इसके बदले में बेनिफिट दिलवा देंगे, या आपको प्रोटेक्शन दिलवा देंगे, या आपको रिलीफ कैंप्स तक पहुंचा देंगे। तो खाली बात पैसे तक नहीं होती, उसके साथ साथ ये पीस कीपिंग फोर्स और ये स्टाफ यूएनओ को जाता है, ये वहाँ पे औरतें और लड़कियों के साथ गलत हरकत में भी मुलव्विस पाए गए हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं। तो यूएनओ तो फेल्ड नेशन है। तो मेरा ज्यादा इस टाइम का ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं ज्यादा यूएनओ पे तो तबसरा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये इत्तला देना चाह रहा था कि मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपनी कंप्लेंट भेज दी है। सारे वाकयात तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज को मालूम भी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी मालूम है कि इजराइल और ये हमास की जंग में बेचारे फिलिस्तीनी अरब जो हैं किस तरह पीसे जा रहे हैं, किस तरह उनकी नस्लकुशी की जा रही है, किस तरह उनका जीनोसाइड किया जा रहा है। तो उस सिलसिले में मैंने कंप्लेंट करी है और इसमें मैंने साफ लिख दिया है कि जिस तरह के ये हमले किए जा रहे हैं और इसमें पूरी तरह यूएसए की पुष्ट बनाई है। तो इसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएसए के प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो पूरी तरह मुलव्विस है। इनको भी वार क्राइम का मुलजिम करार दिया जाए और मुकदमा जो कायम किया जाए वो इजराइल गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इन सबको उसमें एक्यूज बनाया जाए और इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। अब देखते हैं, हमने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करी है। अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद फरमाए और फिलिस्तीनी अरब जो हैं जिनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहम का करम का मामला फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।